बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ने और हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का। क्या ये इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर हो जाएंगे? इसी तरह का एक खत जो है इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी लिखा है। उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी है। अगर ये इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर या मुकर्रर तारीख पर नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? अगर कर सकती है तो किन लोगों के खिलाफ कर सकती है, इस पर बात करेंगे। और क्या ये इलेक्शन होने भी हैं मुकर्रर मुद्दत के अंदर या लाजमी आगे चले जाने हैं? और इस हवाले से जो बड़े हैं हुकूमत के, पीडीएम के, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के बाद कुछ इशारे मिले हैं। वो इशारे क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जनाब, एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब के तरले मार रहे हैं, मरे जा रहे हैं मुलाकात के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं। ये क्या खान साहब का कोई नफ्सियाती मामला बन गया हुआ है? कुछ दिमाग में क्या इनके इलाज की ज़रूरत पड़ गई है या क्या मामला है? और फिर इन्होंने एकदम ये भी बदल लिया है कि जनाब जो इनकी जान को खतरा था, पहले वो कुछ और लोगों की तरफ इशारा करते थे, अब गैर मुल्की एजेंसियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं कि जनाब गैर मुल्की एजेंसियों के ज़रिए या गैर मुल्की एजेंसियाँ इमरान खान को कत्ल करवाना चाहती हैं। ये बाबर अवान साहब अदालत में बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है जनाब फवाद चौधरी साहब और उनके भाई की। इसमें फवाद चौधरी साहब जो है अपने भाई फैसल फरीद साहब से कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, और फिर फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं अच्छा, वो मैंने कहा कि सीजे यानी चीफ जस्टिस लाहौर कह रहा है कि मेरी कोई जनरल करवाएं बंदियाल के साथ। और फिर दूसरी बात जो वो ये कहते हैं कि दूसरा अपना मुज़ाहिर के साथ डार के ज़रिए उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। और ट्रक वाली तो फिर आज ट्रेंड चला हुआ था। और फवाद चौधरी साहब आगे जाके फिर कहते हैं कि मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि तारबा 3-4 जगह इस्तगासा कराएं और इस पर 228 लगवाकर इसे सजा दिलवाएं ताकि उन पर प्रेशर आए। और फैसल चौधरी अच्छा मैं सुबह कर लेता हूँ। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं सुबह उनसे पूछ कर मुझे बताना। और फैसल चौधरी कैसा कहता है ठीक है। एक तो ये ट्रक क्या होता है, इसकी बहरहाल यहाँ ट्रक से पता नहीं क्या मुराद है उनकी मिसाल के ट्रक पूरा उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो पता ये चला है कि हमारे दोस्त हैं रिजवान रजी साहब, वो कहते हैं कि जनाब ये इस्तिलाह है जो मेमन लोग हैं इस्तेमाल करते हैं ट्रक की, खोखा पेटी ट्रक। वो कहते हैं पेटी शायद 1 लाख होता है, खोखा 1 करोड़ होता है और ट्रक जो होता है 1 अरब रुपए होता है। अच्छा, 228 का भी सुन लें कि 228 क्या होती है, क्या 228 का इस्तगासा करें इनके खिलाफ। 228 ये होती है कि किसी अफसर की उस वक्त इंसल्ट करना जब वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर रहा हो, यानी जज की तौहीन। इसमें 6 माह तक जो कैद है, महज सदा, मुशक्कत बामुशक्कत नहीं, ये सजा जो है हो सकती है। तहज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ा 228 और वगैरह सुबह मिल लेना, पूछ लेना क्या करना क्या नहीं करना। और इसकी तरदीद जो की है चौधरी फवाद चौधरी साहब ने, वो ये कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुज़ाहिर की मदद का कहा। अब जो ये ट्वीट है इससे ये लग रहा है जैसे वो कह रहे हो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी कभी मुलाकात नहीं और मैंने कभी उन्हें यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी नहीं कहा कि मुज़ाहिर की आप करें हमायत। इससे अजीब सी जो ये तशरीह है, इसमें एक कह लें आप एतराफ़ भी है कि वो जो कह रहे हैं ना इस्तगासा करें 228 लगवा कर, तो ज़ाहिर है फिर वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही को मदद कर सकते हैं ना। अगर ये करते हैं पंजाब में इस्तगासा कहीं, तो फिर लोअर जुडिशरी में वो कंप्लेंट फाइल होनी है और फिर उसको ऊपर से कोई इशारा होगा तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी ना। इस ये उन्हें अगर उन्हें से मुराद भाई है, चलो फिर कुछ और मफ़हूम है। लेकिन जो ट्वीट है उससे सरदर जिक्र जो कर रहा है कि ना ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुज़ाहिर की मदद का कहा। बहरहाल जो भी इसका, ये मुझे याद आ गया इस तरह का, एक दफ़ा मैंने खबर दी जब सजाद अली शाह साहब का बड़ा फड्डा चल रहा था ना ब्रादर जजों के साथ, तो फिर वो उन्होंने जब उम्रे पे गए हुए थे
तो वापस आए फौरी तौर पे, फिर एक्टिंग ख़त्म हो गई जनाब, फिर वो उन्होंने भेज दिया जो एक्टिंग, यानी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनको वो ज़ाहिर है वो वापस आ गए, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ख़त्म हो गए। तो फिर उन्होंने जो जजेस थे उनके खिलाफ ग्रुपों वाले ग्रुप था, उनको उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ना, मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में, किसी को कराची, किसी को कोयटा, किसी को पेशावर, किसी को लाहौर भेज दिया, ज़्यादातर जजेस को, और वो सारे ना लाहौर में इकट्ठे हो गए। मुझे ये इत्तला मिली कि उस वक्त जो वज़ीर कानून थे खालिद अनवर किसी ख़ुसूसी त्यारे पे लाहौर आए हैं और उनकी इन जजों के साथ लाहौर में किसी जगह मुलाकात हुई है। वो ख़बर मैंने अपने अखबार में दे दी, और दूसरे दिन जनाब वो जज साहबान जो लाहौर में थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उनका हरकार आया, जनाब फ़लाँ अखबार के रिपोर्टर को बुला के लाओ ढूँढ के। तो वो काफ़ी गर्म थे, जज मेरे ऊपर गर्म हो गए। तो एक जज साहब जो हैं वो अब इंतकाल कर गए हैं, और बाकी जजेस ज़िंदा भी हैं, और उन्होंने ये मुझे कहा कि तुम्हें किसने कहा कि हमने खालिद अनवर से मुलाकात की है? तो मैंने कहा जनाब मैंने पूरी खबर में कहीं नहीं लिखा कि खालिद अनवर से मुलाकात हुई है। मैंने सिर्फ यही लिखा है कि एक आला शख्सियत, हुकूमती शख्सियत लाहौर आई है। तो ये इसी तरह का, यानी वो खुद कह रहे हैं कि जनाब खालिद अनवर, मेरी खबर की एक तरह से उससे तईद हो रही है जो मैंने कहा। मैंने तो खालिद अनवर का नाम ही नहीं लिखा था, उन्हें कैसे पता चल गया खालिद अनवर की वो खालिद अनवर से मुलाकात हुई है? तो फिर ये जो ऑडियो है उसमें तो ये है ही नहीं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कुछ ये कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाहिर नकवी की मदद करें या जो भी करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब के जो ट्वीट है तरदीद, या तो वो लिखते ना मैंने उन्हें नहीं कहा, उन्हें से मुराद फैसल लिख देते कि फैसल को नहीं कहा कि चीफ जस्टिस मुज़ाहिर की मदद करें। बहरहाल जो भी मामला है इसमें, जो उनकी तरदीद और जो है इसका फराज़ करवा लें, और अगर गलत है तो जिन्होंने जारी की है तो पकड़े उनको जनाब, पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ ट्रक हो गया पूरे मुल्क में, ट्रक के ट्रेंड चल गए हैं, ट्रक फड़ाया गया और ट्रक क्या हो गया। और मरीम नवाज ने गुजरांवाला में जो खिताब किया, वैसे यार बहुत बड़ा जलसा था गुजरांवाला में। गुजरांवाला वाले वैसे ना मेरा ख्याल है दिल से नून लीग के साथ ही हैं, वहाँ जो भी इनका जलसा होता है, और मेरा ख्याल है जो गार्ड है ना ये गुजरांवाला ही है नून लीग का। लाहौर दिए तो गल्ला ही बनी गई हैं, असल में तो गुजरांवाले वाले जी हैं, ये इनके साथ असल में डट के खड़े हैं, दलेर भी लोग ने यार। और वहाँ उन्होंने वो ट्रक को दिखाया, उन्होंने कहा जनाब ये ट्रक है। उन्होंने नाम शाम इस्तीफ़ा नहीं लिए, बाजवा का नाम भी नहीं लिया, हाज़िर सर्व जजों का नाम भी नहीं लिया, साहब के जजों पर उन्होंने चढ़ाई किए रखी है, और साथ ही उन्होंने वार्न किया है, ख़बरदार किया है जो इमरान खान के फैसिलिटेटर हैं, अब जो सहूलतकार हैं। कहाँ है सहूलतकार? आपको पता ही है अदलिया के अंदर जो बैठे हुए हैं यार, जो हम ख्याल लोग हैं, जो बेंच बनाते हैं ये उसमें। तो उनका जनाब इमरान खान तो गया है डूब, अपने अंजाम को पहुंच गया है। और सहूलतकारों से वो कहती हैं, मैं कहती हूँ कि तुम्हारी तो नौकरियां हैं अभी, तो तुम क्यों डूबना चाहते हो, अपनी नौकरियां क्यों डुबोना चाहते हो? तो इसका मतलब ये भी बनता है कि जनाब वैसे भी अदलिया के खिलाफ जो है नून लीग वाले काफ़ी अग्रेसिव हुए हैं। इवन एहसन इकबाल जैसे जो लोग हैं वो जो इस तरह बात नहीं करते अग्रेसिव होके, वो भी आज जो है काफ़ी, एक उनका लबो लहजा जो था वो माजी से मुख्तलिफ था कि ऐसा नहीं चलेगा। अदलिया कह रहे थे कि नवाज शरीफ की जब वो सज़ाओं के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं उनको रिव्यू करे सुप्रीम कोर्ट और देखे सारे मामले को, क्या सही सज़ा मिली थी, फुल कोर्ट बैठे। और फुल कोर्ट को बैठने वाली जो बात है ना जो कही जा रही है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं बार बार फुल कोर्ट। तो ये एक ना दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जो उसके सदर थे मोहम्मद हसन भून साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त फाइल की हुई है 6321F वाली तशरीह के लिए कि फुल कोर्ट इस पर बनाई जाए और देखा जाए। वो कहते ये हैं, कहने वाले, कि जिस दिन वो दरख्वास्त लग गई उसकी समाअत ही नहीं हो रही, पड़ी हुई है लेकिन फाइल की हुई है इन्होंने। तो जिस दिन वो कहते हैं लग गई उस दिन आप समझ लीजिए कि फुल कोर्ट भी बनेगी और मामला हो जाए दिन। यार वो कल भी मैंने मैनेज की कुछ बातें की थी, पिछला भी लाग में थोड़ा जेंच ले आओ ना मेरा। तो फिर उस दिन वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वो मिलने का इम्कान जो है, बल्कि चांस प्लस वो हो जाएगा। और वो जो है ना ऑडियो तो आ गई है एक, अब वो मेरी इतला ये है कि कुछ वीडियोस वो कहते हैं ऑडियो का एडा असर नहीं हो रहा जनाब, ऑडियो तो मुकर जाते हैं, फिर वीडियो से तो नहीं मुकरते। वीडियो में तो फिर भी पता चल जाता है जनाब, वो जंप लगते हैं, टोटा है, जोड़ा हुआ है, नहीं जोड़ा हुआ, आवाज़ में तो पता नहीं चलता। ये जो गुफ्तगू है इसमें एक तो जगह पता चलता है
कि यहाँ एडिट करके, यानी ये नहीं कि लगता कि टोटा ऐसे जोड़ा हुआ, लेकिन ये एक लंबी गुफ्तगू होगी, उसको मुख्तसर मुतलका चीज़ें उन्होंने निकाली होंगी जिन्होंने निकाली हैं। तो वीडियो में तो साफ पता चल जाता है जनाब ये यहाँ गड़बड़ है, एडिट है। वो पता ही चला है कि जनाब एक ऐसी वीडियो मौजूद है जो मार्केट में आने वाली है, जिसमें एक साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, कहते हैं कि जनाब उनका नाम साकिब निसार है, और एक साबिक़ DGIS हैं जिनका नाम फैज़ हमीद है, वो हैं। वो तो चलो सबको पता है जनाब, मुलाकातें होती थी और सब कुछ होता था, सारे मामला तय करते थे। उनके साथ 2 जजेस और हैं, और वो जज जो है सुप्रीम, उस वक्त ये दोनों ना, साकिब निसार साहब और फैज़ हमीद साहब, उस ऑडियो वीडियो से जो पता चलता है, बताने वाले बताते हैं कि वो दोनों हाज़िर सर्विस हैं और उनके साथ 2 जज बैठे हुए हैं। एक जज का तल्लक कराची से है और दूसरे जज का तल्लक लाहौर से है। तो वो मज़हर नकवी साहब नहीं है। उस वीडियो में कुछ मुस्तकिल की प्लानिंग नज़र आ रही है। नून लीग के अलावा जरदारी या पीपल्स पार्टी का रगड़ा निकालने का भी कुछ सरबंद किया जा रहा है, बंदोबस्त, और फिर इमरान खान को कैसे उठाना है और कैसे लाडला बना कर रखना है, उस तरह की बातें हो रही हैं। और मे भी जो हम ख्याल जजेस इस वक्त मौजूद हैं, उनमें कोई अहम जज जो हैं, बड़े कुर्सी तो उठ के गल जी करते हैं और बड़ी साइड तो वक्खी तो बरीकी तो एक नुकता लैके आते हैं, वो भी शामिल हो। दोनों ही ऐसे ने, दोनों ही जज जो हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ख्याल नहीं बताया जा रहा है कि उस वीडियो में मौजूद हैं, वो दोनों जज साहबान बड़े बरीक बीन जज हैं, इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी वो अगर आती है वीडियो, कभी कोई भेजता है मार्केट में, तो हमारे हाथ में लग गई तो फिर हम भी चला देंगे उसको। बहरहाल ये बताया जा रहा है और सोर्स पक्का है, वो कह रहे हैं जनाब ऐसे। और दूसरा बात है जनाब, जो सदर मुमलकत साहब ने कहा है कि 30 अप्रैल को हो जाए पंजाब में इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था या एडवाइस के लिए भेजी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब 30 अप्रैल से कुछ 7 मई तक कोई तारीख दे दें और देख लें कि ये तारीख देनी है कि इतवार बीच में आ जाए। और सदर साहब ने जनाब फौरी तौर पर जनाब कहा, जनाब मैंने मशवरा कर लिया है, और मशवरे के बाद ये पता चला, मशवरा पता नहीं कितना कि, तो उन्होंने कहते 30 अप्रैल एक दिन नहीं कहना, 30 अप्रैल को तुम इलेक्शन पंजाब करवा दो, बंदोबस्त शुरू कर दो। और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन खत लिखेगा, और वो शायद खत लिख भी दिया हो उन्होंने, वजारत खजाना से पैसे मांगेंगे और फिर सिक्योरिटी मांगेंगे और फिर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिखेंगे कि जनाब हमें रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स दे दो, सेशन जज, जुडिशियल सेशन जज वगैरह। तो हाई कोर्ट पहले तो इनकार कर चुकी हुई है, और इसी तरह का खत उन्होंने गवर्नर को भी भेजा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था कि KP में ऐलान करेंगे गवर्नर साहब और खत लिखेंगे ये इलेक्शन कमीशन वाले, और सदर जो है वो पंजाब में करेंगे, क्योंकि पंजाब के वो कहते हैं गवर्नर ने तोड़ी नहीं दी असम्बली। इस तरह का मामला जो बना जा रहा है। उसके बाद फिर मुलाकात होती है आसफ अली जरदारी साहब की, वज़ीर आज़म साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। उसके बाद बहुत सारे लोग जो आते हैं, वुज़रा कबीना के अरकान, उनमें कायरा साहब का भी नाम मैं ले रहा हूँ। नून लीग वालों की तो बात अलग है ना, वो तो बात कर रही रहे हैं कि हम इलेक्शन से भागे हुए नहीं हैं। मरियम ने भी कहा जी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही हूँ मैं, भागे हुए नहीं है, लेकिन हालात जो हैं वो मुतकाज़ी हैं इस चीज़ के कि ये इकट्ठे इलेक्शन हों। इकट्ठे वो कहते हैं अक्टूबर में, जब कौमी असम्बली तहलील हो अपनी मुद्दत पूरी करके, उसके बाद, या बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ जब तहलील हों उसके बाद। अब बहुत सारे लोग हैं, अब ये PTI वाले कह तो रहे हैं कि इलेक्शन होंगे जनाब, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सदर ने डेट दे दी है, लेकिन अंदर खाते वो भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने। अगर इलेक्शन नहीं होते फिर इनकी प्लानिंग जो थी, पता ये चला है कि साकिब निसार साहब, ज़ाहिर है वो अब भी उनके हाथों के लगाए हुए बूटे बैठे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे। मरियम भी कह रही है कि जनाब सहूलत कारो, अपनी नौकरियों को क्यों दांव पे लगा रहे हो। तो उनके ज़रिए प्लान ये था कि उनको किसी और तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशनर को हटाया नहीं जा सकता। एक ही तरीकाकार है 209, यानी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जैसे जज को हटाया जाता है, उसी तरीके के साथ उनको हटाया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब लग ये रहा था कि ऐसा कोई हुक्म जारी करेंगे और इस तरह उनको फंसाने की कोशिश करेंगे कि वो बेचारे तहीन अदालत के रगड़े में आ जाएं। अब अगर उन्हें तहीन अदालत में सजा दे दी जाती है तो फिर
209 کے تحت بڑی آسانی کے ساتھ انہیں فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انہیں وہ 209، اولاً تو اس بات پہ بھی ابھی بحث ہونا باقی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کہ کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن توہین عدالت میں ان کو سزا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں نوکری سے وہ فارغ ہو گئے، اس کے لیے پھر 209 کے تحت ہی کارروائی ہونی ہے، جیسے کسی جج کو ہٹایا جاتا ہے ان کے عہدے سے، اسی طرح۔ اور دوسرا، اگر خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب میں تو اب ساری سیاسی پارٹیوں سے، اسٹیک ہولڈر سے کروں گا بات، اور انہوں نے اپنا ذہن جو دیا ہے کہ جناب یہ اکتوبر تک کی جائیں گے الیکشن، وہ ابھی الیکشن کروانا مناسب نہیں، ماحول نہیں بنتا۔ وہ اگر ڈیٹ دے دے، فرض کریں وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہوں گے الیکشن، جن الیکشن کا ڈیٹ میں نے دے دی ہے، تو پھر ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ گورنر کے خلاف ان کو استثناء ہے، ان کے خلاف فوجداری پروسیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایف آئی آر درج بھی ہے، درج ہو سکتی ہے، لیکن میں ویسے مثال کے لیے ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے خلاف ٹرائل نہیں چل سکتا، پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کورٹ پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، تو ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور الیکشن کمیشن اپنا جناب پوری ذمہ داری کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، یہ دیکھیں ہم نے خط لکھ دیا، یہ بھی کر دیا، اب میں حکومت کو لکھ رہا ہوں۔ اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو اشارے ملے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اولاً تو اس پہ بھی اختلاف ہے۔ حکومت اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب وہ 4-3 کے ساتھ مسترد ہوئی ہیں درخواستیں، اور میں بھی اس دوران میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے ابھی تفصیلی نوٹ دینا ہے، سپریم کورٹ سے ہی کچھ ایسا ہو جائے کہ جناب جو یہ بینچ ہے، موجودہ بینچ جو 5 رکنی بینچ تھا، یہ بندیال صاحب جو ہیں یہ کارروائی نہ کر سکے، فیصلہ ان کا الٹ جائے، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں ادھر ادھر سے ہم سن رہے ہیں، تو ہم کون سا ویسے وہ بینچ میں بیٹھے ہوئے، لیکن جو ہم تک اطلاع پہنچ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ الیکشن وہ کہتے ہیں نہیں جناب ٹھیک ہے ویر جاؤ دیکھیں گے کی ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ پیسے جناب 15 روپے اضافی کتوں دیے، اور پھر فوج ایک الگ سے لکھ دے کہ جناب نہیں ہمارے پاس سیکورٹی کے لیے نہیں ہے، وہ وزارت دفاع کو لکھے گی ان کو، وہ کہہ دیں گے نہیں جناب جی ایچ کی والے کے ہمارے پاس نہیں بندے ہیں اس وقت، نہیں ہو سکتا، اور لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی انکار کر چکی ہوئی ہے، اور مردم شماری شروع ہے۔ کچھ قانونی معاملات ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ الیکشن کے لیے پہلے مردم شماری بھی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سندھ کی حکومت بھی سپریم کورٹ پہنچ سکتی ہے، بلوچستان کی حکومت بھی پہنچ سکتی ہے، کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ جو کیئر ٹیکر والا کنسیپٹ ہے وہ بھی ایک ایشو ہے، پھر پیسے کا ایشو ہے۔ تو وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ جناب نہیں پیسہ ہے، اور عدالت کے سامنے اگر عدالت بلا بھی لے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے ساری، دیکھ لیں آپ بیلنس شیٹ چیک کر لیں خزانے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا خرچہ ہو جانا ہے اور کیا نقصان ہونا ہے، تو آپ بتائیں کہاں سے پیسے دینے ہیں۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ کیسے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے گی؟ یہ اب ویسے وہ جو نا جنہیں لٹنا پہ ایسی ماضی دیاں انہوں نے بھول جاؤ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، وہ اب معاملات جو ہیں وہ نہیں ہونے، اور وہ جو ٹرکوں شرکوں سے لے کے اور جو آڈیو ویڈیو یہ وہ جس طرح یار ایکسپوز کر دیا گیا ہے، جو ایکسپوز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے جج، اس کے بعد مشکل ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب پہ جناب ایک اور حملہ ہو سکتا ہے۔ بابر امان صاحب نے جو پریس کانفرنس کٹکائی ہے اور پھر عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے آگے تھے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ بابر امان صاحب کہتے ہیں جناب کہ کوئی پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گھیر گھار کے لے آئیں اسلام آباد، اور پھر وہاں کوئی غیر ملکی ایجنسی ہے وہ ان کے در پہ ہے، اور وہ حملہ کرے گی ان کے اوپر، اور وہ خطرناک پتہ نہیں کس طرح کا حملہ ہوگا۔ وہ انہوں نے تو کافی لمبی چوڑی تمہید باندھی اور لمبی چوڑی باتیں کی، کس طرح کا ہوگا، دھماکہ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا عمران خان۔ اور عدالت میں بھی انہوں نے کہا جناب ان کو وہ ویڈیو لنک پہ لے لیں، وہ تو بڑی جناب ہمارے لیڈر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہی ایک ایسا لیڈر ہے باہر ہی نہیں نکل رہا، کبھی ٹانگ کا بہانا، کبھی جان کو خطرہ ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ 4 بندے تھے ان کی ویڈیو بنا دی ہے، کبھی کہتے ہیں 3 بندے تھے وہ میں نے بتا دیا ہے، کبھی کہتا ہے کوئی ہے، کبھی کہتا ہے کوئی ہے، مختلف نام لیتے ہیں۔ اب ملکی ایجنسیوں سے نکل کے غیر ملکی ایجنسی پہ یہ ڈال دیا، اور عدالت نے کہا جناب جس دن آپ پیش ہوئے اس دن جوڈیشل، یہ انسداد جج صاحب کہہ رہے تھے کہ جب جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے ہیں
इस मुकदमे में, दहशत गर्दी वाले में। तो उस वक्त तो जनाब आप बदमाशों और गुंडों के साथ हमलावर हो गए थे। नाम आपने जमात का इंसाफ रखा हुआ, अपने हरकतें देख लें कि बदमाशों और गुंडों के साथ इंसाफ देने वाली अदालतों पे आप हमला करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि सियासी दहशतगर्दी भी, वो कहते हैं दहशतगर्दी की दफ़ा लगती नहीं है, इस पे ये वाली एटीए नहीं लगती। तो उन्होंने कहा जनाब सियासी दहशतगर्दी भी तो है ना, आप तो दहशतगर्द मिसालें दे रहे हैं बरतानिया की, और अपना अमल ये है कि अदालतों में पेश ही नहीं हो रही। एक दफ़ा पेश हो के जनाब साल में एक दफ़ा पेश हुए हैं, और फिर 1 साल और आपने ऐसे लटकाए रखना है मामले को। खान साहब की होते हैं जनाब लाहौर में सहाफ़ियों के साथ मुलाकात, और वो सहाफ़ी भी बहरहाल बीच बीच में हंस भी रहे थे कि जनाब ये खान साहब इधर की बात और माजी की बातें इनको याद नहीं रहती क्या हुआ। और मरियम ने ये कहा भी है कि जनाब ये एक नशेई है, इसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, औंधे पड़े होते हैं सुबह के वक्त, तो क्या मुल्क की तकदीर उस नशेई के हाथ में दे दें। अब तो ये खुल खिला के एक दूसरे के ऊपर बातें होनी शुरू हो गई हैं। वो राना साहब पहले सनाउल्लाह भी कहते रहे जनाब ये इसको लकीरें खींचता है, जब जेल में नशा नहीं मिलेगा, जेल से इसीलिए डरता है कि इसको वहाँ वो कोकीन वगैरह जो भी होता है वो नहीं मिलेगा। अब वो साफ़ियों से कह रहे हैं कि जनाब मुल्क की बेहतरी के लिए ना मैं मिलने के लिए तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और लेकिन वो कहते हैं कि जनाब समझते हैं आसम मुनीर साहब, हाफ़िज़ साहब, कि मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, और मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, और वो अगर कोई आगे से बात करने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर मैं क्या करूँ। वो कहते हैं बेबसी उनकी देखने वाली थी। जैसे जो बाइडेन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे ना, इसी तरह बेचारे इनसे मुलाकात के लिए, टाइम लेने के लिए तरले शल्ले मार रहे हैं। और फिर कहते हैं जनाब जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, रूस में गया, रूस के खिलाफ उसने बयान दे दिया, उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, आप करवा लेते भाई आप उस वक्त। और फिर उस बंदे को जो कहते हैं कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसके साथ फिर आप हुकूमत से जाने के बाद तरले मारते हैं, 2-3 मुलाकातें, 2 मुलाकातें करते हैं, और फिर आप उनका ये पाँव पकड़ते हैं कि जनाब मुझे आप एक्सटेंशन ले लें और मेरी हुकूमत जो है इसको बहाल करवाएं, बचाएं। इस तरह की बातें सारी रिकॉर्ड पे हैं। मज़े की बात यह है कि परवेज़ इलाही ने जो हमारे साथ वफादारी दिखाई है, तो हम भी अब वफा करेंगे। खान साहब थोड़ी फितरत वफा है ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਹਾਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਫਾ नहीं ਕੀਤੀ, जमाइमा गोल्ड स्मिथ के नाल वफा नहीं की, और फिर बाजवा के साथ वफा नहीं की, और फिर उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने आपको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया, उनके साथ आपने वफा नहीं की। आपको अपनी ज़ात के सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता। और फिर खान साहब ने हमारी ये खबर की तस्दीक भी की है। मैंने अपने व्लॉग में कहा था, जब ये इस्लामाबाद गए थे पेशी के लिए, तो मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब इन्होंने बाई एयर जाना था, लेकिन ये डर गए, किसी ने इनको बता दिया कि जनाब FIA वाले आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो आज इन्होंने कहा कि जनाब मैंने जाना था, रात 12 बजे हमने प्रोग्राम चेंज किया जहाज़ का, तो क्योंकि मुझे पता चला था कि इस्लामाबाद में FIA जो है, ये FIA इस्लामाबाद में मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और फिर मुझे बलूचिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। खान साहब कन्ना दे गए ने कच्चे, इधरों सुनते ने, इधर कढ़ देंगे ने, अजीबो-गरीब जी इन्होंने आदतें हैं। अच्छा, फिर और जो बात करनी चैलेंज करने वाली, ये इन्होंने कहा कि जनाब मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर एक भी करप्शन का केस साबित कर दें भाई। और फिर साथ ये कहा कि मैं आर्मी चीफ से कहता हूँ कि वो साबित कर दें। आर्मी चीफ ने तो आपकी बेगम साहबा को पकड़ा था, आपको रिपोर्ट दी थी कि जनाब मलिक रियाज साहब से ये कोई नेकलेस वगैरह और पता नहीं क्या हीरे तोहफे तोहफ़ ले रही हैं, तो ये गड़बड़ हो रही है। और फिर फरागोगी वाली रिपोर्ट आपको दी उन्होंने कि पंजाब में ये हो रहा है, तो फिर आप नाराज़ हो गए उनसे। हाफ़िज़ साहब जब DGISI थे, तो फिर आपने बाजवा को कह के उन्हें हटा दिया। उनको अगर चैलेंज करेंगे, और कल मैंने ये कहा था कि शायद वो जो एपॉलिटिकल वाला नकाब है या लबादा है ओढ़ा हुआ, वो उससे छुटकारा पा लें, तो शायद आप चैलेंज करेंगे तो उसके जवाब में वो चीज़ें जो हैं वो सामने ले आएँ कि जनाब ये ठीक है। इसकी गवाही जो है ये जनरल बाजवा दे चुके हुए हैं। जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं कुछ सहाफ़ियों को, और उन्होंने अपने कालम शालम लिखे हैं और प्रोग्राम किए हैं, तो उनमें ये बाजवा साहब भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को आसम मुनीर पे ये मामला था और ये हो गया था कि वो उनकी जो अहलिया है वो नेकलेस मुल्क रियाज से ले रही थी। तो करप्शन तोशाखाने वाले में आप देख लें, क्या करप्शन नहीं है, तो आप पेश ही नहीं हो रहे, वहाँ फर्द जुर्म लगनी थी, आप भाग आए।
عدالت میں پیش ہوں گے، جو عدالت نے خود کہا ہے آج اسلام آباد کی عدالت نے دہشت گردی دہشت گرد والی نے کہ جناب تسی پیش تے ہو قانون دے احترام تے کر کے دکھاؤ، برطانیہ دی مثالاں دیندے تسی، تو وہاں جائیں، پیش ہوں، بتائیں، ثبوت دیں کہ جناب نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور جو 50 ارب روپے والا گھپلا ہے، وہ جو برطانیہ سے پیسے آئے تھے ملک ریاض والے، آپ نے سپریم کورٹ کو دے دیے، یعنی ملک ریاض ہی کو دے دیے وہ پیسے، تو اس کے عوض آپ نے پھر جو لیے ہیں 5 ارب روپے کے فوائد اور پھر تحفے تحائف ہار شار، تو اس سے زیادہ کرپشن کیا ہوگی؟ اور چیلنج آپ کس کو کر رہے ہیں؟ جس نے آپ کی اہلیہ محترمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا ہے، رپورٹیں تیار کر کے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے جس نے رکھی تھی، اسے کہہ رہے ہیں جناب ثابت کر دیں، آپ کے سامنے ثابت کیا تھا، آپ بھاگ گئے تھے، آپ نے کہا یہ بندے نہیں چاہیے تھے، بڑی گہری نظر رکھتا بندہ ہے، یہ تو کسی ویلے گڑبڑ کر دے گا، اور وہ جو ثبوت دکھائے تھے آپ کو، فائل کیا خیال ہے آپ کے، ان کے پاس اپنی ہوگی وہ فائل جن کو آپ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، وہ فائل انہوں نے اس وقت جلا دی ہوگی جنرل باجوہ نے لے کے، ایک ہی کاپی تھی اس کی۔ خان صاحب عوام نو تسی پاگل نہ سمجھو، بدھو نہ سمجھو، اے لوگ ان سمجھدار ہو گئے، ہر آنے والا دن تھوڑے واسطے میرا خیال ہے کہ پہلے تو برا دن ثابت ہو رہا، اب جو انہوں نے پہلے تو یہ ڈرے ہوئے تھے نون لیگ والے، اس وقت ان کو لوگ کہتے تھے جناب ذرا سچ تو سب کم از کم بولے، عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے، اب انہوں نے بولنے شروع کیے ہیں، وہ آڈیو ویڈیو والا معاملہ بھی ذرا، اب تو یہ آڈیو ویڈیو سامنے لانا جو ہے یہ کوئی غیر قانونی کام ہی نہیں لگ رہا، جب چاہتے ہیں جس کی آڈیو ویڈیو وہ سامنے لے آتے، خان صاحب تھوڑی آڈیو ویڈیو بھی ہے نے، یہ بھی تم دس دیں، یہ صرف اسی طرح نہیں ہے، آڈیو نو چھڈو تسی ہن ویڈیوز کا سوچو، اور ویڈیوز جدو آن گیا پھر بہت سارا کچھ، بہت ساری چیزیں ننگیاں ہو جانگیاں، پھر بہت سارے لوگ اعتراف بھی کرتے پھرتے ہوں کہ جناب ہاں یار غلطی ہو گئی سی، تو میں خان دے جھانسے چ آ گیا سی، یہ وجہ نے گڑبڑ ہو گئی سی، مینوں خان نے پتہ نہیں کی پلا دیتا سی، میں کچھ بھی ہو سکتا نا یار، توتے بولتے ہیں، پھر فر بولتے ہیں، اور پتہ لگیا کہ محمد خان پٹی جڑا وہ بھی فر بول رہا، ایویں وہ گرفتاری دار نہیں کی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے، اللہ حافظ۔